हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए यूपीपी 2019 के सेकंड शिफ्ट का 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ, जो कि है मैथ का पेपर। आज हम लोग मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे और इसके पहले मैंने आपको इसका हिंदी का पार्ट कल सॉल्व करवा दिया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो उसको ज़रूर जाकर देख लीजिए। इससे आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो भी यूपीपी की तैयारी करें या उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर जरूर सॉल्व करिए। उन्हीं को मैं सिर्फ अभी सॉल्व करवा रही, सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही सॉल्व करवाऊंगी, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो एमपी के हों, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट्स के हों। हम उसको सॉल्व कराएंगे जिससे आपको सारी चीज़ें बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम को हम कैसे अटैम्प्ट हमें करना है और हमें अभी कितनी हमारी तैयारी हो चुकी प्रीवियस ईयर्स के पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से अधिक है। 2 गुना से 2 अधिक है। छोटी संख्या ज्ञात करें, 4, 6, 8 या 10। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स टू 15 सेकंड्स दूंगी और आप लोग पेन पेपर, जैसे मैं हमेशा बोलते, पेन पेपर लेकर बैठिए और उसको ज़रूर सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने राइट आंसर किए हैं और किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया है। ये भी आप अपने क्वेश्चंस पे लिखिए। आप अपने ध्यान में रखिए कि आपने कितना लगभग टाइम लिया है, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जल्दी फास्ट किया है कि थोड़ा स्लो किया है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है और आपको अभी कितने तैयारी और करनी है। तो चलिए देख लेते हैं, मैं करके बता देती हूँ। कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के, मान लेते हैं कि जो छोटी संख्या है वो x है। मान लेते हैं कि छोटी संख्या पे क्या है, x है। और बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से, छोटी संख्या क्या है, x है, और जो बड़ी संख्या है वो क्या होगी, 2x। 2 गुने से, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दो संख्याओं का गुणा, किसी भी दो संख्याओं का गुणा उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणे गुणे के बराबर होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएम इंटू एलसीएम। मैं आप लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एच सी एम, सॉरी एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो बस इसी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि मैंने कहा प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये 2 नंबर आपको दिए हुए हैं तो इनको प्रोडक्ट कर दीजिए। एक्स मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4, सॉरी 2x² प्लस 2x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 2। आप देखिए सब में 2 कॉमन है, तो ये 2 कट किया, ये 2 कट किया और ये 2 कट किया। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप अपने पेन पेपर अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा इसके आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 कट जाएगा, तो आपको बचेगा x² प्लस एक्स, 72 को हम इधर कर ले लेंगे तो -72 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर्स बताइए कि 72 को डिवाइड करें तो आपको देखिए यहाँ पर x है, तो उन दोनों के बीच का गैप सिर्फ 1 हो, उन दोनों के बीच का गैप सिर्फ 1 हो,
तो आपको पता है कि 9 8 जा 72, मतलब 8 9 72। तो देखिए हमने ऐसे बनाया, ये मेथड कर आप फॉलो करिएगा। मैंने कहा 9 8, और आपको साइन क्या होना चाहिए, माइनस का। मल्टीप्लाई करने पे साइन आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस आना चाहिए। तो हम अगर 9 को हम प्लस लेते हैं और 8 को माइनस लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या आएगा, 72। और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1, मतलब यहाँ पर आपका क्या हाइड है, प्लस का 1 हाइड है, वो आपका आ जाएगा। बस कर लीजिए। अब जब हम इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके जो चिन्ह होते हैं, ये वाला चिन्ह और इसके प्लस वाला चिन्ह बदल जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू -9 हो जाएगा इसमें, और x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो आपका जो आपसे पूछा है कि छोटी संख्या, छोटे संख्या में क्या मानी थी, x मानी थी, तो राइट आंसर इज 8। नेक्स्ट, यदि 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपाते x/6 अनुपाते 9/2, तो x का मान ज्ञात करें। 12, 15, 16.5 या 18। मतलब कि 4/5 4/5 रेशियो 12/10 रेशियो x/6 रेशियो 9/2 है। तो x का मान आपको फाइंड आउट करना है। 10 सेकेंड से आपके पास, करिए। तो चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जब नहीं आए तो फिर देखिएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया गया। तो स्टार्ट करते हैं। आपको दे रहा है 4/5 रेशियो 12/10 x/6 रेशियो 9/10। ठीक है, तो इसको इसको कट कर देंगे, ये रूल होता है कि कितने टाइम से किया, 5 2 जा 10, 4 से कट कटेंगे, 4 3 12, मतलब 4 3 जा 12। अब इसको 6, इसको कट कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। तो आपका क्या बचा, ये आपका बचेगा 1/1/3/2 समानुपाते x/6, सॉरी x/3 आएगा आपका। इसको मैं ऊपर इरेज कर देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। है ना, इतना। और अनुपाते आपका कितना आया तो पर 9/1। ये माइनस नहीं है, इसको माइनस मत समझिएगा, इतना आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 समानुपाते, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर आपका 3 था, यहाँ पर आपका 3 था। बस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x/9 होती है 27 हो जाता है। अब इस 3 से इसको कट करिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा, इतना आया आपका। इसको अब इरेज करके मैं आगे बता देती हूँ। ये जो 9 है, ये जो 9 है, ये यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा 2 9 जा रेशियो x। तो x बराबर आपका हो जाएगा 9 2 जा 18। तो आंसर आपको क्या होगा, 18। तो आप, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैं इसको आपको और बता देती हूँ, शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को, बच्चों को नहीं आया होगा, मैं एक बार बता देती हूँ। और जिनको आ गया तो वो थोड़ा सा वीडियो को आगे अगर करना चाहें तो करके अपना देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगी। लेकिन जिनको नहीं आया वो एक बार और देख लें इस क्वेश्चन को। देखिए 4/5 दिया था, 5 दिया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/5 अनुपात समानुपाते x/6 9/2। ठीक, देखिए जब हम कट करेंगे ये कहाँ जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, और ये ऊपर जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैं इसको रख कर भी आपको दिखा देती हूँ, आप कैसे इसको रखेंगे। तो होगा 4 × 10, 4 × 10 12 × 5, और इधर होगा x ×
2, 9 गुणे 6 कितना आया, इससे इसको कट करिए 2 टाइम्स, और ये 4 से कटेगा 3 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 3 टाइम्स। इसके बाद आप देखिए, जब यहाँ पे रेशियो है, अब मैंने इक्वल टू लगा दिया, वो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए 9 3 जा कितना देखिए, इस 3 से अब ये 3 भी कट जाएगा, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 9 2 जा 18, तो एक्स की वैल्यू आएगी 18। नेक्स्ट, 800 के 85% के 120% के 40% को ज्ञात करें। क्या आंसर आएगा, 288, 320, 360 या 400 में क्या आंसर आएगा बताइए। स्टूडेंट जिनको ये क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन का आप इसको सोल्यूशन करिएगा, आपको सोल्यूशन इसका करना है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, इसके जो ऑप्शन है वो गलत है, ऑप्शन आपके गलत है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कितना आया है। जो जो लोग राइट आंसर बताएंगे उनको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी, जो राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, उसको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत में खर्च कर दिए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें, 440, 452, 462 या 478, क्या होगा बताइए। 15 सेकंड्स आपके पास हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को हम। कह रहा है 300 रुपये में खरीदी और 50 रुपये से मरम्मत है, मतलब उसको टोटल कुर्सी कितने की पड़ी, 350 की कुर्सी पड़ी। ठीक है, उसका मतलब कॉस्ट प्राइस 350 रुपये हुआ। अब कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अंकित मूल्य देखिए, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है मार्क्ड प्राइस। नोट करते जाइएगा, मैं इसको भी रेस करके आगे बताऊँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने में इसको रेस करना पड़ेगा। जो कि लागत मूल्य का 20%, मतलब कि कह रहा है इसे अंकित मूल्य का 20%, अंकित मूल्य अगर हमारा 20% है, मतलब 20% को हम 120/100 लिखेंगे। और जब आप इस, एक मिनट, 20% और 100 लिखेंगे तो इसको जब आप कट करेंगे तो आपको 6/5 आएगा, 6/5 आएगा। बस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ रख दीजिए। अगर मार्क्ड प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस आपका 6 होगा। सेम आपका जो लागत मूल्य का 10% है, अंकित मूल्य लागत मूल्य का है 10%, अंकित मूल्य यदि आपका 10 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य का 10 है तो अंकित प्राइस आपका 11 होगा। देखिए ये दोनों बराबर करिए, इसको और इसको बराबर कर लीजिए, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5। तो जब आप इसको करेंगे तो ये होगा 50 50 50, ये 50 66 और 55, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो आपका ये आया वो आया है, कॉस्ट प्राइस आया 50, ये 66 और ये 55। तो अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना था, 350, 300, ये रेशियो में है। तो 50 क्या है, 50 350, मतलब 50 की वैल्यू दे रहा है 350, तो मल्टीप्लाइड 7, 7 गुना है। और आपसे पूछ रहा है कि उसका बिक्री मूल्य, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना, तो बस 66 में आप मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, कितना आएगा आपका 462। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती हैं, 25%, 28%, 32% या 36%, क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई वैल्यू है आपकी 100,
उसमें 20% की छूट मिली, तो मतलब उसका कितना बचा? 20% की छूट मिलने का मतलब होता है 80 बचा, मतलब 80/100। फिर और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती हैं, तो 10% की लूट मतलब कि 90/100 में 90 की फिर से छूट उसी उसी में छूट दे दी गई। तो देखिए इस 20 से ये 20 कट गया, इस 20 से इस टू ये 2 0 कट गया। अब 8 9 जा 72 मतलब 72। अगर आपसे छूट पूछता और अगर वैल्यू आपकी 100 से 100 में मान के चला है ना, हम 100 को मान लिया कि 100 कोई वैल्यू है, अगर 100 से कम आता है तो आप 100 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और यदि 100 से ज़्यादा आता है तो जितना 100 से ज़्यादा आता है उतना हम रख देते हैं। कोई चीज़ अगर आती है तो 100 से क्या है कम आया, कितना कम आया, इसको 100 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 28। जब 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 28, तो आंसर हो जाएगा बी 28। नेक्स्ट, ब्याज दर ज्ञात करें जब रुपये 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। तो ब्याज परसेंट क्या होगा? 8.4, 8.55, 8.8 या 8.9। तो देखिए कह रहा है, देखिए साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक बराबर मिलता है, हर वर्ष मिलता है। अगर हर वर्ष में आपको 500 रुपये मिल रहा है तो हर वर्ष, अगर एक वर्ष में आपको 500 मिल रहा है तो साधारण ब्याज में हर वर्ष आपको 500 रुपये ही मिलेंगे। तो 5 वर्ष के लिए कितना से टोटल ब्याज मिला? 440। तो 440 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 88। अब आपका आएगा 88, मतलब उसे एक वर्ष में कितना मिल रहा है? 88। उसे एक वर्ष में कितना मिल रहा है ब्याज? 88, 88 रुपये मिल रहा है। तो 88 1000 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। तो 0 0 कट गया, इस 0 कटेगा तो दशमलव आ जाएगा, तो कितने प्रतिशत हो गया? 8.8%। सी नंबर। नेक्स्ट, उस कालावधि को ज्ञात करें, उस काला अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष या फिर 3 वर्ष। क्या होगा राइट आंसर? करिए इसको। मैं आपको थोड़ा सा रुक रुक के क्वेश्चन आंसर इसलिए करवाती हूँ जिससे आप उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें और आपको पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने राइट तरीके से किए हैं। और यदि आपको नहीं आएगा तो फिर आप जब मैं सोल्यूशन बताऊंगी तो आप उससे समझ भी सकते हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने इसको शेयर नहीं करी है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे उनको भी इस चीज़ की हेल्प मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं। एक मेथड है, ऐसे मान लीजिए 1000 रुपये है, ठीक। 10% का उसे अगर ब्याज मिल रहा है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 1/10। ये याद रखिएगा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10 होती है तो उसे पहले साल जब उसे ब्याज मिलेगा, जब, एक मिनट, यहाँ पर देखिए उसके पास है 1000 रुपये, उसे 3 वर्षों के लिए 10% ब्याज मिला। 10% होता है 1/10। जब 1% 10 से उसे तो उसे 3 सालों में, मतलब पहले साल उसे 100 रुपये मिला, पहले साल 100 रुपये मिलेगा, दूसरे साल 100 रुपये मिलेगा, तीसरे साल 100 रुपये मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है, तो 100 में भी उसे 1/10 रुपये का ब्याज मिलेगा तो होगा 10। अब जब 2 सालों में, दूसरे साल क्या हो, दूसरे साल में 100 मिला और 10 मिला। अब जब तीसरे साल वो आएगा तो इसमें भी इस 1000 में उसे इतना मिल गया। अब इसमें ये टोटल कितना होगा, इसको टोटल कर लीजिए तो ये हो गया 210। इस 210 में भी उसे 10% का ब्याज मिलेगा, मतलब 1/10 इसका करेंगे जब आप तो आपका आएगा 21। 21 आया। अब आप सबको जोड़, इस देखिए इसको तो मैंने पहले, इस वाले को मैंने पहले ही जोड़ दिया है। कितना आया था? 210। 210 प्लस 100 कितना हो गया? 310, और प्लस 21 जोड़ेंगे तो 331। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 331। 331 आ गया आंसर।
तो इसका मतलब उसको कितना टाइम लगा, 3 वर्ष लगा। नेक्स्ट, 3 साझेदार ए बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 2,000 रुपये अधिक है तो 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ क्या ज्ञात करें। 1500, 1600, 1650 या 1750। क्या होगा? 15 सेकंड से आपके पास, करिए। तो चलिए देख लेते हैं अब हम। ए बी सी है, ए बी सी 4, 5 और 6 के अनुपात में है। कह रहा है सी का हिस्सा ए से तुलना में 200 रुपये अधिक है। देखिए सी और ए में कितने का डिफरेंस है? 2 का, और 2 की वैल्यू दे रहा है आपको 200 रुपये। मतलब गुड़े एक, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। एक की वैल्यू क्या होगी आपकी? 100 होगी। तो पूछ रहे उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ कितना। तो रेशियो में कितना है टोटल? कुल रेशियो में कितना है? 4, 5, 9 और 9, 6, 15। तो कितना है टोटल? 15। तो एक की वैल्यू 100 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। ए नंबर। नेक्स्ट, 3 साझेदार ए बी सी 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयर से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात करें। 200, 250, 275 या 300 रुपये। क्या होगा बताइए? अगर आप लोग चाहें तो मैं क्वेश्चन लगातार करा रही हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कम टाइम दे। आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सकते हो, नहीं आता तो फिर इसको देखते जाइए। देखिए कह रहा है ए बी सी ये 3 है, ठीक है। 2:3:4 में उनका हिस्सा है। अब कर एक नया साझेदार डी शामिल हुआ, डी एक नया साझेदार आया, उसने क्या किया? ए और सी के प्रत्येक से शेयर से आधा ले लिया, मतलब इसका आधा लिया और इसका आधा लिया। तो हम बना लेते हैं ए बी सी डी। अगर ए से आधा ले लिया तो ए के पास कितना बचा? 1 बचा। बी से कुछ भी नहीं लिया, सी से आधा लिया तो सी का कितना बचा? 2। इन दोनों का आधा लिया तो इसके पास 1 और +2 करके 3 हिस्सा हो गया, 3। अब कह रहा है कि डी को 100 मिला, मतलब 3 की वैल्यू दे रहा है 100। 3 की वैल्यू दे रहा है 100। इसको रेज करके मैं आगे बता देती हूँ आपको। 3 की 3 की वैल्यू दे रहा है 100, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 100/3। तो कह रहा है कुल लाभ कितना है। देखिए ये था कुल लाभ, ये क्या आपका कुल लाभ। जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए या फिर आप इसी वाले को जोड़ सकते हैं। तो 1 3 कितना होगा? 4, 4 2 6, 6 3 9। तो 1 की वैल्यू आई 100/3। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 की वैल्यू होगी 100/3 गुणे 9। तो जब आप इसको काटेंगे तो 3 आएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 300, डी नंबर। नेक्स्ट, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। तो ऑप्शन है ए 15 रुपये 16 पैसे, बी 15 रुपये 20 पैसे, सी 15 रुपये 24 पैसे या डी 15 रुपये 28 पैसे। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए कह रहा है 7 रुपए की दर किसे, मतलब सॉरी 10 रुपए की दर, 10 रुपए में एक वस्तु आती है, तो उसने कहा 7 वस्तु उसने टोटल खरीदी, तो 70 रुपए की किसने, मतलब 10 रुपए की दर से 7 वस्तु खरीदी, 70 रुपए में खरीदी। फिर कह रहा है 11 की दर से 9 वस्तु खरीदी, मतलब कि उसने 99 रुपए की कुछ वस्तुएं खरीदी, 9 वस्तु खरीदी। फिर कह रहा है 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी, तो 15 रुपए की दर से अगर 14 वस्तु खरीदी तो 210 रुपए में उसने टोटल 14 वस्तु खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें प्रति व्यक्ति। आपसे कह रहा है प्रति व्यक्ति, सॉरी प्रति वस्तु। तो टोटल कितनी वस्तु उसने खरीदी? टोटल 7, 9 और
और 14 को जोड़ लीजिए, उसने 3 वस्तु खरीदी। इसको जब आप ऐड ऑन करेंगे तो आपका आएगा 379 अपॉन 30, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.16। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? 9.33, 9.67, 10.33 या 10.67। क्या होगा राइट आंसर? तो चलिए देख लेते हैं, कह रहा है ए बी, ए बी आपका 12, 16, 24 दिन में काम करते हैं। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 48। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा एलसीएम 48। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि वो 48 यूनिट काम करता है, 48 यूनिट काम करते हैं ये तीन ए बी सी, तो ए बी एक दिन में कितना काम करेगा? 12 से जब 48 का भाग देंगे तो आपका आएगा 12 चौक 48, ये रेशियो आ रहा। जब 16 से 48 का भाग देंगे तो 16 तिया 48, और जब 24 से देंगे तो 2। मतलब ए बी 4 करता है, बी सी 2 लोग मिलकर 3 यूनिट करते हैं, और ए सी आपका 2 यूनिट करता है। ठीक है, अगर आप ए बी सी इनको अगर ऐड ऑन करें तो कितने कितने बी बन जाएंगे बताइए? जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना काम हो? 4 3 7, 4 3 7 2 9। मतलब कि इसको लिख लीजिएगा, मतलब कि वो 2 दिन में, मतलब देखिए, क्योंकि आप ये दे रहा था आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, तो उनका जब रेशियो जोड़ा तो आया था 9। जब रेशियो जो आपका आएगा 4.5, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4.5, और टोटल कितना था आपका? 48 था। तो कर लीजिए इसको आगे। जब आप 48 से इसको देंगे, 48 में भाग दीजिए, जब 4.9 का 4.5 का जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.67। नेक्स्ट, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी याद करें, 112 किलोमीटर, 116 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या फिर 124 किलोमीटर। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, ये मान लेते हैं पूरी यात्रा थी। मतलब पहली यात्रा उसने 21 किलोमीटर, दूसरी यात्रा उसने 24 किलोमीटर पर आवर्स की, और पूरा टाइम कितना लगा? सिर्फ 5 आवर। तो देखिए, फॉर्मूला होता है आपका D बराबर 2S1 S2, एक मिनट, S2 टाइम, टोटल टाइम मल्टीप्लाई टोटल टाइम। इस फॉर्मूले में जब आप इसको पूरे को रखेंगे, मान लीजिए S1 करके देख लेते हैं।
देखिए अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी निकाल लीजिए। डी इक्वल टू, जब आप टू, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल। टू मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 21 प्लस 24 मल्टीप्लाई टोटल टाइम कितना था 5 टोटल टाइम। जब आप इसको पूरा ऐड ऑन करके मल्टीप्लाई कर ही लीजिएगा तो आंसर आपका आएगा ए 112। नेक्स्ट, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती, पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। तो देखिए कह रहा है दो रेलगाड़ी है, उनकी गति का स्पीड दे रहा है आपको, मान ली पहले की S1 है, S2 है दूसरे की, 5 और 6 दे रहा है। ठीक, 5 और 6 इसकी स्पीड हो गई। जो दूसरी गाड़ी है वो 450 किलोमीटर चलती है, इसको याद रखिएगा। तो दूसरी गाड़ी आपकी मतलब जो S2 है, अगर हम S2 निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, दूरी बटे समय। S2 निकालना है तो दूरी बटे समय निकाल लेते हैं, तो 450 बटे 5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा आंसर 90। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये 5 है, 90 आएगा। तो S2 की वैल्यू आ गई आपकी 90, S2 की वैल्यू आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। और 6 की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या दूसरी गाड़ी 6 की स्पीड है, तो 6 की वैल्यू अगर दे रहा है 90, तो 1 की वैल्यू होगी 90 बटे, ठीक है, 90 बटे 6 होगी। तो फिर 5 की वैल्यू कितनी होगी बताइए। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 15। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। 120, 124, 128 या 132। आपको कह रहा है, मान लीजिए लंबाई इसकी एल है, लंबाई उसकी एल है और वो चौड़ाई की 3 गुनी है, अगर चौड़ाई बी है तो उसकी 3 गुनी है। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसने। ठीक, ठीक है, देख लिया हमने इतना आपको। अब इसके आगे आपको करना क्या है, ये याद रखिएगा कि एल इज इक्वल टू 3b उसने दिया हुआ है, 3b दिया हुआ है, और उसने क्षेत्रफल दिया है 768। और आपको पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर दे रहा है आपको 768। और एल की वैल्यू कितनी है 3b, तो रख दीजिए 3b मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 768। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 256 आएगा। जब 256 मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256 आपका आ गया। बस कर लीजिए यहाँ से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो जब आप इसका वर्ग मूल निकालेंगे बी बराबर, तो आपका आएगा 16। तो कह रहा भूखंड का परिमाप कितना है, अगर बी बराबर 16 है, बी बराबर 16 और मैंने ऊपर लिखा था कि एल इज इक्वल टू 3b, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 तिया 48। इसको नोट कर लीजिए। अब एल 16 था, बी 48, एल 16 था, बी 48। अब परिमाप आपका होता है 2l प्लस बी, तो 16 प्लस 48 को जोड़ दीजिए, तो 2 गुणे 16 प्लस 48। जब आप इसको 16 प्लस 48 को जोड़कर इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 128। नेक्स्ट, 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी है जिसमें ए 100वां स्थान पर, बी 10वां और सी इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ए बी सी से पुनः लिखा जाता है तथा इससे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्ग से विभाजित किया जाता है। परिणाम क्या होगा, ए बी सी बी ए, बी सी ए या ए बी।
देखिए मान लेते हैं कि जो कोई एक संख्या है वो आपकी है, मान लेते हैं हम कोई एक संख्या है 1 2 3। ए अब आपका ए है, बी आपका 2 है और सी आपका 3 है, ये मान लेते हैं। और संख्या दे रहा है ए बी सी, मतलब ये संख्या आपकी 1 2 3 1 2 3। अब 7 11 13, जब 7 11 और 13 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। निकालिए 7 11 13 का एलसीएम कितना होगा। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 1001, 1001। अब इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1001 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 2 3, अर्थात कि 1 2 3 हमने क्या माना था, ए बी सी माना था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, एक 5 अंकों की संख्या 2 2 4 7 x 8 44 से विभाजित होती है, वह कौन सा अंक एक्स को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए 44 से अगर प्रतिस्थापित होती है तो इसका मतलब वो 4 से भी प्रतिस्थापित हो रही होगी और 11 से भी हो रही होगी। तो अगर 4 से अगर कोई संख्या प्रतिस्थापित होती है, उसके लास्ट के दो अंक आपके 4 से प्रतिस्थापित होने चाहिए, मतलब 4 से उसका भाग कट जाना चाहिए, 4 से उसका भाग आपका कट जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2 4 7 x 8, इस x की जगह पर ऐसे सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिसको हम 4 से भाग दें तो वो कट जाएगा। अगर हम 0 रखते हैं तो 0 8, तो इस ऑप्शन में 0 है ही नहीं, देखिए 0 दिए ही नहीं। और अगर हम 1 रखते हैं तो 18 नहीं कटता। अगर हम 2 रख देते हैं तो हो जाता है 28, लास्ट में 2 जी जोड़ेंगे 28, और 4 से आपका 28 से आपका कट जाता है, 4 7 28 होता है, तो राइट आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। 4 6 8 10 में से क्या आपका राइट आंसर आएगा। तो देखिए कह रहा है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल। वर्गमूल मतलब होता है अंडर रूट, वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। तो 256 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, 256 गुणे 16 का जब वर्गमूल निकालें तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो ये आपका आएगा यहाँ पे 16 गुणे 4। जब 16 गुणे 4 करेंगे तो आपका आएगा 64, और 64 का उसने कहा है फिर से वर्गमूल निकालिए। 64 को उन्होंने कहा है फिर से वर्गमूल निकालिए, निकाल लेते हैं। 64 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 8 8 64, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8, सी नंबर। नेक्स्ट, 2 कुर्सियाँ और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सियाँ और 4 मेज 530 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें, 40 50 60 या 70। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और तब तक मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, फिर अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वीडियो को ऑन करके देखिए। 2 कुर्सियाँ और एक मेज है, मतलब कि 2 चेयर प्लस 1 टेबल इज इक्वल टू 170। और कह रहा है 5 चेयर प्लस 4 टेबल इज इक्वल टू 530। आपसे क्या पूछ रहा है, चेयर के बारे में पूछ रहा है, तो आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए। अगर हम ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं रख देती हूँ ऊपर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा, क्योंकि ऊपर कितनी कुर्सियाँ थी, 2 कुर्सी, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी हो गई 4 चेयर हो गई, प्लस, एक मिनट इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ समझाने के लिए, आपको लिखा था बनाया था, प्लस 4 टेबल था, एक टेबल थी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, एक मिनट मैंने गलत मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई हमने किया था ना, 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 8, यहाँ पर आपका आएगा 4 टेबल, और यहाँ पर आपका 170 था, 170 था, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा 680, 680 आएगा। अब इन सबको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए,
आप कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये देखिए 8C से जब आपका ये जाएगा तो ये आपका आएगा 3C, ये कट जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा 150। मैं ऊपर थोड़ा लिख देती हूँ, हौच पौच समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। इस लाइन को मैं यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिखती हूँ, 3C बराबर 150। और जब इससे इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 50। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा चेयर का 50। नेक्स्ट, एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपये 53 पैसे की शेष है। 67 रुपये 14 पैसे जमा करने पर 70 रुपये और 70 रुपये 16 पैसे की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान से करिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। करिए इसको। देखिए आपसे कह रहा है एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपये शेष हैं, मतलब उसके पास अभी कितने रुपए हैं, 90 रुपये 53 पैसे। उसने कितना जमा किया, इतना जमा कर दिया, तो उसके पास टोटल कितना हो गया, कितना रुपया हो गया, 4 3 7 6 7 9 6 15, मतलब 157 रुपये 67 पैसे उसके पास हो गए हैं। 157 रुपये 67 पैसे, 157 रुपये 67 पैसे उसके पास हो गए थे। उसने कितना निकाल लिया, 70 रुपये और 16 पैसे उसने निकाल लिए। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जितना निकाला उतना उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, 1 5 7 और 15 में से 7 गए तो 8। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, 87 रुपीज़ और 51 पैसे। दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। ये आपके 2 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रीजनिंग के भी ऐड ऑन कर दी। मैथ के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट होगी। सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन है, बाकी का सेशन मैं आपको कल या परसों में रीजनिंग कराऊंगी, या तो कल मैं आपको रीजनिंग कराऊंगी या फिर जीएस पार्ट वाइज। और यदि तो जो बाकी का सेशन होगा वो अगले इसमें हम रीजनिंग कर कंप्लीट करेंगे। तो दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू करती है। पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। उन कारों के बीच की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है दो कारें हैं, मान लो यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ से एक कार 10 किलोमीटर उत्तर के लिए गई, 10 किलोमीटर, 1 मिनट, 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गई और बाएं मुड़ती है। अपने क्या करती है, बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चली, सॉरी 8 80 लिख गया था, 8 किलोमीटर चली। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली और दाएं मुड़ती है। तो दक्षिण का दाएं क्या होगा, ये होगा, और यहाँ पर वो कितना चल रही है, 8 किलोमीटर। उन कारों के बीच की दूरी कितनी, तो उन कारों के बीच की दूरी कितनी है, 10 ये और 5 ये, तो कितनी दूरी होगी टोटल, 15। तो आंसर होगा आपका डी, 15। नेक्स्ट, एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि उस दिशा में विपरीत दिशा में है जिसमें उससे होना चाहिए था। उसे पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, उसे किस दिशा में जाना है, उत्तर पूर्व पश्चिम या दक्षिण। कह रहा है एक्स अपनी यात्रा किसी बिंदु, मतलब किसी बिंदु से शुरू करता है, तो मान लेते हैं कि एक्स अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करता है। ये कोई बिंदु है, यहाँ से वो चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, मान लेते हैं उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, यहाँ दिया हुआ है पूर्व में, तो ये इसने यहाँ पूर्व में चली, 3 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर चला। यहाँ से वो दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला।
वह बाएं मुड़ता है। यहाँ से दक्षिण है, दक्षिण में अगर बाएं मुड़ेगा तो वह इस दिशा में जाएगा, और वह उस दिशा से मुड़ता है और आगे चलता है, यहाँ से चलता है, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह दिशा से विपरीत दिशा में है। मतलब कि ये कौन सी दिशा है, ईस्ट, पूर्व है। उसे याद आता है कि वो जिस दिशा में जाना था उसके विपरीत दिशा, मतलब उसे ईस्ट के इस साइड जाना था, इस साइड जाना था, वो गलत दिशा में। तो उसे किस दिशा में जाना था, मतलब कि वेस्ट में जाना था। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब कि उसे पश्चिम में जाना था। नेक्स्ट, एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। एक्स 5 किलोमीटर उत्तर जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर हमने उसे उत्तर भेज दिया। वह दाएं मुड़ता है, ये दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता, 5 किलोमीटर चला। फिर वो 5 किलोमीटर चला, वह किस दिशा में जा रहा था। तो ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर को चला था, ये पूर्व मुड़ा और ये फिर नीचे आया तो दक्षिण, तो वह दक्षिण की दिशा में चल रहा है। नेक्स्ट, बस आज की सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कोई भी चीज़ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको हेल्प चाहिए, जो भी सॉल्यूशन जिन पेपर्स का चाहिए, मैं उनको जरूर सॉल्व करूँ, और ऐसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करते रहेंगे। अगर वीडियो अब अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।